जीएस विद शैलेंद्र नामक इस मंच पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम भारतीय इतिहास के संबंध में अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। भारतीय इतिहास को पढ़ने के पहले उसके औपचारिक जो विषय वस्तु है उसको पढ़ने से पहले आपके मन मस्तिष्क पर इतिहास के सिलेबस का जो अध्ययन आपको करना है उसका एक रेखाचित्र, उसका एक माइंड मैप जरूर बन जाना चाहिए। ये इतिहास के अध्ययन को शुरू करने से पहले आपकी ये नितांत आवश्यकता है। यदि आप पहले से कुछ औपचारिक पुस्तकों से जैसे एनसीईआरटी से आपने एक बार प्राचीन से लेकर मध्यकाल और फिर आधुनिक भारत के इतिहास के सिलेबस को एक बार पढ़ लिया है तो आपका एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में बन चुका होगा। तो उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप थॉरली उस विषय वस्तु के बारे में जाने, उसके तथ्यों के बारे में जाने, संकल्पनाओं को समझें। उससे पहले यह जरूरी है कि आपको इतिहास का जो अध्ययन करना है उसकी रूपरेखा की समझ आपके मन मस्तिष्क पर एक बार बन जानी चाहिए और उसके बाद आप टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज हमारे क्लास का उद्देश्य यही होगा कि इस क्लास के बाद आप जो है इतिहास विषय को लेकर, इसकी पाठ्य वस्तु को लेकर, इसकी सिलेबस को लेकर आपका एक माइंड मैप बन जाए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं इतिहास के संबंध में। इतिहास का इंपॉर्टेंस यूं समझ लीजिए कि इतिहास के सिलेबस से जनरल स्टडीज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और जनरल स्टडीज के सिलेबस को अगर आप देखें, जो विगत प्रश्न आए हुए हैं, अगर उनकी संख्या का विश्लेषण करें तो आप देखेंगे करीब 25 प्रश्न के अराउंड जो है एवरेज इसका रहा है। अभी पहले तो बहुत संख्या में पूछे जाते थे प्रश्न, लेकिन अभी भी वर्तमान में 25 प्रश्नों के आसपास, यानी 2-4 प्रश्न कम हो जाते हैं और कभी कभी ये 30 तक संख्या पहुंच जाती है। तो इतने प्रश्न ये पूछे जाते हैं भारतीय इतिहास से। अब उसमें हम आगे विश्लेषण करेंगे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आधुनिक भारत और नेशनल मूवमेंट से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे क्या परिवर्तन है, तो वो हम अभी आगे देखेंगे। तो इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है पाठ्यक्रम का, और बिना इसको पढ़े या बिना इसको आप धारण किए आप जनरल स्टडीज के पेपर को क्वालिफाई करने की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको देखा जाए। अब देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम बात करें तो आप अमूमन साधारणतः उसके सामान्य विभाजन जो आप प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का करते हैं, उससे पहले हम ये जान लें कि इतिहास ही क्या है, ये समझ लें थोड़ा सा। इतिहास क्या है, सबसे पहले एक हम मोटी मोटा अपनी समझ बना लें। इतिहास क्या है, तो इस प्रश्न का जवाब आपके दिमाग में बहुत सारा आ ही रहा होगा। तो आप साधारणतः हम इसको क्या समझ लेते हैं कि इतिहास जो है वो अतीत का अध्ययन है। इतिहास जो है वो अतीत का हमारे अध्ययन है। लेकिन इतना ही सिर्फ कह देना ये हमारी अधूरी संकल्पना को प्रदर्शित करता है कार्य। इसका अध्ययन तो है, लेकिन वो कैसा अध्ययन है, आपको उसमें कुछ कीवर्ड जोड़ने चाहिए कि इतिहास अतीत का अध्ययन है, लेकिन कैसा अध्ययन है, क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक। तो इतिहास जो है अगर सामान्यतः हम समझें, हमारे अतीत का वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। आप सिस्टमेटिक वे में इतिहास को पढ़ते हैं और विभिन्न वैज्ञानिक दृष्टिकोणों और संकल्पनाओं के द्वारा तथ्यों का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये इतिहास की एक सामान्य समझ आप बता सकते हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि फिर अब ये बात हो गई इतिहास क्या है, तो हम इतिहास के बारे में क्या जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं। जो चीजें आज हम यहाँ पे हैं, तो हम आज से हजारों साल पहले ऐतिहासिक काल में जो भी घटनाएं घटी हैं हजारों साल पहले, उनके बारे में हमारी जानकारी का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। सबसे पहला प्रश्न आता है स्रोत, इसके बारे में, यानी कि हम जो जानकारी, आपका जो भी जानकारी इतिहास के बारे में है, चाहे वो किंवदंतियों के माध्यम से, चाहे कथाओं के माध्यम से, चाहे आप कहीं उसको आर्टिकल में या किसी पुस्तक में पढ़े हैं, तो वो जानकारी हजारों साल पहले, जैसे उदाहरण में अगर आप देखें, सिंधु सभ्यता के बारे में आपका जानकारी है, पाषाण काल के बारे में जानकारी है, जो उस काल में जब जो है मानव एकदम प्रारंभिक सभ्यता के दौर में से गुजर रहा था, तो उस समय के बारे में हमको जानकारी कैसे प्राप्त है। तो ये सोर्स जो है, स्रोत क्या है, इनके बारे में जानकारी रखना ये फंडामेंटल नीड है। तो स्रोत जो है अगर हम बात करें
तो देखिए इतिहास के संबंध में अगर आधुनिक काल की बात करें या मध्यकाल की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारे उस समकालीन लेखकों ने किताबें लिखी हैं, उनके बारे में हम बहुत ही स्पष्ट जानकारी हमको हो जाती है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम उस दौर से और पीछे की तरफ जाते हैं। तो पीछे की तरफ जाने पे जब तो हमारी जानकारी का सोर्स जो है वो सिमटता चला जाता है। तो देखिए अगर उसका विभाजन करें तो स्रोत आप देखते हैं तो दो प्रकार के स्रोत निकल के आते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक स्रोत आप देखते हैं वो है साहित्यिक स्रोत या लिखित स्रोत जिसको कहा जाता है। साहित्यिक स्रोत या लिखित स्रोत ये हमारे इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हैं। बेसिकली ये बात हो रही है वो ये एंशिएंट हिस्ट्री के संदर्भ की बात हो रही है। प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन काल के इतिहासों के संदर्भ में हम पुरातात्विक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोतों, साहित्यिक स्रोतों पर ही निर्भर है। और उसके बाद जब लेखन कला का बहुत ज्यादा प्रचलन में आए तब तो बहुत सारे हमारे पास सामग्रियां हैं जिनके द्वारा हम उस देश काल वातावरण के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं वो उत्खनन में जो विशिष्ट प्रकार की सामग्रियां प्राप्त होती हैं, जैसे उस समय के बर्तन, सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां, इस प्रकार से जो एक मतलब भौतिक वस्तुएं जो देश काल और उस कालखंड से बिलोंग करती हों वो जो हमको उत्खनन में मिलती हैं, उनके अध्ययन के द्वारा, उनके विश्लेषण के द्वारा जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं। और ऐसे सोर्स को हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। ये बड़े उपयोगी, जैसे अभिलेख देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अशोक के अभिलेख जो है, हम अभिलेख अशोक के काल से मिलने शुरू होते हैं व्यवस्थित ढंग से, और उसके अभिलेखों के द्वारा अशोक के समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बहुत जानकारी मिलती है हमको। ठीक है। और साहित्यिक स्रोत में बात करें तो जो लिखित रूप से हैं तो इसमें बहुत सारे सोर्स हैं। हमारे उस पीरियड के दौरान लिखे गए, जैसे हम कालखंड का अध्ययन कर रहे हैं, उस पीरियड के दौरान अगर कोई सोर्स है हमारे पास रिटन, उसको हमने पढ़ लिया, उससे उस देश काल के बारे में जानकारी हमको मिल गई। उस दौरान कोई विदेशी यात्री अगर भारत के दौरे पर रहा हो, वो उस दौरान आया है तो उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, अपने अनुभवों को लिखा है अपनी किताबों में, उसके बारे में उससे हमको जानकारी। जैसे फायान था, वेन सांग था, मध्यकाल में अल्बर्नी थे, मध्य आधुनिक काल में आएंगे तो आपको बर्नियर, ट्रेंच, ये सब जो मिलेंगे, जो है तमाम मिलेंगे, मनुची हैं। तो इन लोगों ने अपने यात्रा अनुभवों को अपनी पुस्तकों में समाहित किया, जिससे उनसे अध्ययन से हमको उस काल के बारे में जानकारियां मिलती जाती हैं। ठीक है। तो ये दो खंड हो गए, और इन्हीं दो सोर्सों के आधार पे देखिए इतिहास के औपचारिक विभाजन से पहले हम जरा एक और विभाजन आप जानते होंगे इतिहास का, वो होता है स्रोतों के आधार पर। बेसिकली ये विभाजन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्राचीन काल के विभाजन की बात करता है। यानी कि प्राचीन काल का विभाजन किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। तो स्रोतों के आधार पर प्राचीन काल जो है को तीन कालों में बांटा जाता है। एक जिसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये तीन कालखंड जो है वो बेसिकली ये प्राचीन काल के लिए है। ठीक है। अभी आप समझ जाएंगे कि क्यों ये सिर्फ प्राचीन काल तक सीमित है। ठीक है। प्राचीन काल के लिए हमारे पास जो सोर्स है वो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, इन दोनों पे निर्भर है। इन्हीं दोनों से मिलाकर हम अपनी कहानी कहने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये विभाजन इन दोनों सोर्सों के आधार पर हुआ है। यानी कि देखिए प्रागैतिहासिक काल का किसको कहेंगे? ये उस काल को कहते हैं। यानी देखिए क्या प्रागैतिहासिक यानी प्राक धन ऐतिहासिक, ये जो दो शब्दों से बना है, यानी ऐतिहासिक युग के पूर्व का काल। ऐतिहासिक युग मान लीजिए यहां से शुरू होता है तो इसके ऊपर का जो काल है ये प्रागैतिहासिक काल है, उसके आगे का जो काल है वो ऐतिहासिक काल है। अभी के लिए विभाजन समझिए। तो प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिस कालखंड के लिए हमारे पास केवल जो सोर्स है वो क्या है? पुरातात्विक। केवल हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हैं और उसी के आधार पे हम उस देश काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें आप बात करेंगे
तो जो पाषाण काल का आप अध्ययन करते हैं उसके बारे में जो भी जानकारी आपके पास है वो सिर्फ और सिर्फ उस काल में मिलने वाले पत्थर हड्डियों के औजारों के जो अवशेष मिले हैं उन्हीं के बारे में हम उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस काल के लोगों के बारे में लोगों को लेखन कला के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए साहित्यिक स्रोत का इस कालखंड के लिए अभाव पाया जाता है। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल जो है इसको कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत पर ही निर्भर है। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल पूछ देगा कि पाषाण काल को किस खंड में रखेंगे आप, तो प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे, जिसमें आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद आप आइए जो है आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे पास जो सोर्स है हमारे अध्ययन का, जानकारी का, वो पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोत हैं हमारे पास, लेकिन पुरातात्विक स्रोत जो मिले उनसे तो हमको जानकारी मिलेगी ही, उनका विश्लेषण करके, लेकिन जो साहित्यिक स्रोत हैं उस कालखंड में जिनको हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं, या यूं कहें कि उनकी लेखन कला के बारे में, उनकी लेखन जो पद्धति उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम उसमें सफल नहीं हो पाए हैं उसको समझने में। ठीक है, तो हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो ऐसे कालखंड को, ऐसे युग को हम आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं, जिस युग के बारे में हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी मौजूद हैं और पुरातात्विक भी, लेकिन जो साहित्यिक स्रोत है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हमारी लिमिटेशन है, इसलिए हमने उसको आद्य ऐतिहासिक युग में रखा है। इसका उदाहरण देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जिसको आप कहते हैं, और वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता देखिए क्या है कि इसके पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हमारे पास उनकी जानकारी है। यद्यपि कुछ जो उनकी मोहरें मिली हैं उस पर कुछ संकेत हैं, कुछ लेखन जो शिलापट होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, उस पर कुछ चिन्ह अंकित है, माना जाता है कि उसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, लेकिन हम उन लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। इस तरह वैदिक सभ्यता को भी हम आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता, जो वैदिक युग का जो कालखंड है, जो ईसा पूर्व 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक का कालखंड है, उस कालखंड के बारे में जो जानकारी है हमारी, वो वैदिक स्रोतों पर निर्भर है, जो साहित्यिक स्रोत हैं, लेकिन उस दौरान उनके पास लेखन कला नहीं थी। ये माना जाता है कि वो मौखिक जो थी बातें और पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग ट्रांसफर करते गए, और बाद में जब फिर लेखन कला हुई तो फिर उनको संकलित किया गया, उन वेदों को, उन उपनिषदों को, आरण्यकों को सब संकलित किया गया बाद में। ठीक है, इसलिए उसको जो है आद्य ऐतिहासिक कालखंड में वैदिक सभ्यता को भी रखते हैं। ये आप याद रखेंगे जरूर, यहाँ से प्रश्न एक पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस कालखंड में रखा जाएगा, वैदिक सभ्यता को, तो आप जवाब दे पाए। उसके बाद आ जाता है ऐतिहासिक कालखंड। तो ऐतिहासिक कालखंड क्या है? वो कालखंड जिसके बारे में हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध हैं और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं, और इसको हम पढ़ भी चुके हैं, यानी कि दोनों हमारे काम में आए। दोनों के बारे में हम दोनों साहित्यिक स्रोतों को पढ़ भी चुके हैं। जैसे अशोक के कालखंड की बात करें तो अशोक के कालखंड में हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी है, जैसे उसके अभिलेख, अशोक के अभिलेख इतने बृहद और विस्तृत हैं कि उनके बारे में पढ़ के हमको अशोक के बारे में बहुत पर्याप्त जानकारी मिलती है। और उस कालखंड में बहुत सारी रचनाएं हुई हैं जो उससे वो उसको मिलाकर हम पढ़ के उस कालखंड की रूपरेखा पर हम पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राचीन काल का विभाजन स्रोतों के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको, अब जैसे ये हड़प्पा सभ्यता, जिस दिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ लेंगे तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ आ जाएगी? उस ऐतिहासिक कालखंड का हिस्सा हो जाएगी। ठीक है, तो अभी लेकिन फिलहाल वो आद्य इतिहास का हिस्सा है। तो ये बात हम समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप आद्य ऐतिहासिक काल को जरूर इसको समझे रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल बात है। अब ये बात हमने समझ लिया, इतिहास को समझ लिया। अब जरा ये बात करते हैं कि अब इतिहास को जब आप पढ़ने जाएंगे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको इतिहास में क्या पढ़ना है? देखिए, एक तो हमारी ये समझ है कि हम इतिहास में जो इतिहास को पढ़ने जाएंगे, यानी कि हमको ये समझना है कि आपको ये समझना है कि जो इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इतिहास में, क्या पढ़ेंगे? तो अमूमन जो है आपकी एक जो भावना है, एक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप इतिहास को क्या पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि इतिहास में आप जो राजनीतिक घटनाक्रम है
उनको आप क्रमशः पढ़ते चले जाते हैं और आप सोचते हैं कि इतिहास का अध्ययन हमने कर लिया है। लेकिन आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखें तो आप देखेंगे कि राजनीतिक घटनाक्रमों के अलावा आप यही सिर्फ इतिहास नहीं है, और जो प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं इस समय सिर्फ राजनीतिक घटनाओं से, युद्धों से ही प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि इतिहास की जो परिप्रेक्ष्य में अन्य जो बिंदु है परिवर्तन के, जो उस कालखंड की विशेषताएं हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि देखिए आप क्या है, ये इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है कि राजनीतिक घटनाओं को हमने क्रमशः याद कर लिया वही इतिहास है, ऐसा नहीं है। ये है इनके नेतृत्व में आप देखें तो उस कालखंड में, जिस कालखंड का आप अध्ययन कर रहे हैं वहां की राजनीतिक घटना पढ़ रहे हैं, तो आप उस काल में सिर्फ राजनीतिक चीजें थोड़ी ना हो रही है, उस कालखंड में वहां के लोगों का सामाजिक जीवन भी तो चल रहा है, तो वो कैसा था उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। उस कालखंड के लोगों के बारे का जीवन के आर्थिक जीवन में क्या बात चल रही है बातें, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। उस कालखंड के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा चल रहा था, उनकी मान्यताएं क्या हैं, उसको आपको जानना चाहिए। उस कालखंड के लोगों के सांस्कृतिक जीवन क्या थे, उसके पहलू की विशेषताएं आपको जाननी चाहिए। उस कालखंड के लोगों के बौद्धिक स्तर क्या थे, क्या उनके लेखन कार्य हुए, क्या साहित्य उन्होंने लिखा, किस प्रकार की मूर्तियां बनाई, मंदिर बने, क्या क्या सांस्कृतिक गतिविधियां संपन्न हुई, उनको भी जानना चाहिए आपको। तो इतिहास का अध्ययन सिर्फ राजनीतिक घटनाओं का नहीं है, बल्कि आप याद रखेंगे कि सिर्फ राजनीतिक घटनाएं नहीं, बल्कि उनके साथ साथ उस कालखंड के सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय, धार्मिक एवं राजनीतिक घटनाक्रमों को जानना भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और ये सब एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। आपको हालांकि बहुत विशद नहीं जाना होगा, लेकिन आप देखेंगे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे कि आर्थिक जीवन में जो घटनाएं नहीं घट रही थी, उसके परिणाम स्वरूप ये सारे समीकरण चेंज होते जा रहे हैं। आर्थिक जीवन इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये राजनीतिक घटनाक्रम को भी परिवर्तन ला सकता है, और लाया है इतिहास में। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इन चीजों को समझेंगे। अभी आप फिलहाल इतना समझ लें कि आपको कि इतिहास जब आप पढ़ने जाएंगे तो इतिहास में सिर्फ राजनीतिक घटनाओं को नहीं, बल्कि आप उसके साथ साथ सामाजिक, राष्ट्रीय एवं राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहलुओं को भी आप समझेंगे। उस कालखंड में उनका जीवन कैसा था, उनका समाज कैसा था, जाति, धर्म, महिला, पुरुष, पहनावा, खान पान, ये सब भी थोड़ा जानिए उनके बारे में। उनका आर्थिक जीवन क्या था, क्या उनके जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, एग्रीकल्चर था कि पशुपालन करते थे, व्यवसाय की स्थिति क्या थी, व्यापार, शिल्प, ये सब की स्थिति क्या थी, उनकी धार्मिक जीवन क्या थी, क्या धार्मिक मान्यताएं थी, उनकी जो है आध्यात्मिक दर्शन क्या था, पूजा पाठ की पद्धति क्या थी, ईश्वर में आस्था अनास्था, ये सब चीजों को आपको समझना होगा उस कालखंड के बारे में। तब आपका इतिहास का अध्ययन, और हर कालखंड में आपको इन्हीं पहलुओं को बस जानना है। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि अब आपको इसी दृष्टिकोण के साथ किसी भी कालखंड का अध्ययन करना होगा। अब हम बात करते हैं कि अब रूपरेखा की बात करें कि जरा कि हम जो इतिहास में पढ़ने जाएंगे, तो अभी इतिहास में अभी हमने बात किया कि भारतीय इतिहास के अगर संदर्भ में आप बात करें तो भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांट देते हैं। एक तो हम सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, और फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, और फिर आधुनिक भारत का इतिहास। हम एक बार प्राचीन काल से अपने सफर को शुरू करते हैं और फिर आधुनिक तक पहुंच चलते हैं और देखते हैं कि हमको किन किन बिंदुओं को पढ़ना होगा, और उन बिंदुओं को हम अपने दिमाग में रखते जाएंगे और क्रमशः उसको पढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जैसे आप रूपरेखा एक बार आपकी बनी रहेगी, तो जैसे जैसे आप अपनी सिलेबस को कवर करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि किस ट्रैक पे चलना है, हमको कितना सफर हमने तय कर लिया और कितना भी बाकी है। ठीक है, तो आइए हम प्राचीन भारत की बात करते हैं। तो अभी जैसे हमने देखा कि प्राचीन भारत के इतिहास में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको आदि युग से पढ़ना होगा, जिसके यानी कि जो शुरुआत होता है, जो टॉपिक वो होता है प्रागैतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग के बारे में आपको पढ़ना होगा। यानी प्रागैतिहासिक युग, अभी हम लोगों ने जो बात की कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पुरातात्विक स्रोत है, तो प्रागैतिहासिक युग का जब विभाजन आप पढ़ेंगे तो इस काल में आपको पढ़ना होगा पाषाण काल के बारे में, यानी कि पाषाण काल पढ़ेंगे। इसका फिर विभाजन आप देखेंगे, पाषाण काल में भी 3 जो हथियारों की उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार के हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पाषाण काल से मानव थोड़ा और सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ, तो आपको मिलेंगी भारत की भूमि पर एक सभ्यता जिसको कहते हैं हम सिंधु सभ्यता। ठीक है,
सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे उनके, फिर वही चीज, अब यहाँ से आपका सिस्टम वही शुरू हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता के दौरान, क्योंकि इस काल में बहुत विशेष जानकारी है नहीं, बस पत्थर के औजारों के आधार पे, तो सिर्फ आप मोटी मोटा एक आइडिया लगा लेंगे कि क्या वो रहते थे, कैसे कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या उनका हिसाब किताब था, में बेसिक चीज। लेकिन जब सिंधु सभ्यता के रूप में जब देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो यहाँ से आपको पुरातात्विक स्रोत की प्रचुरता मिलती है। तो यहाँ से फिर आपका वही पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन, सामाजिक, आर्थिक, उनका सांस्कृतिक जीवन, उनका धार्मिक जीवन, उन चारों पहलुओं को आप पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता आपका कंप्लीट। फिर सिंधु सभ्यता के बाद आप जाएंगे तो वैदिक जीवन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो फिर इसके लिए भी दो कालखंड में है, ये ऋग्वैदिक युग और दूसरा उत्तर वैदिक युग। तो इस कालखंड में भी आप उसी परिवेश में पढ़ेंगे कि इस कालखंड में लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन कैसा था। ठीक है, फिर इसी कालखंड में आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता के धार्मिक जीवन में जो आगे चल के जो कर्मकांडों का जब प्रवेश हुआ, तो इसमें एक प्रतिधर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें आप देखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलनों का दौर चलने लगा। तो उन धार्मिक सुधार आंदोलनों में आपको कुछ जो है दो महत्वपूर्ण धर्म सुधार आंदोलनों को पढ़ना होगा, जो कि आपके बौद्ध और जैन है। इसके अलावा भागवत एवं शैव मत को भी है, इनको भी आपको पढ़ लेना होगा। लेकिन ये दो तो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो वैदिक सभ्यता फिर धर्म सुधार आंदोलन होने लगा। अब इसके बाद आप जब देखेंगे तो ये जब वैदिक सभ्यता में आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे गांव थे, पहले तो पशुपालन आधारित थे, और जब छोटे छोटे गांव बने तो वही आगे चल के वो जो गांव थे वो धीरे धीरे जो बड़े समूह थे, विश्व जो बन गए जन, विश्व जो थे वो बड़े गांव के समूह थे, और फिर वही विश्व जो बहुत बड़े आकार के हो गए, उनका कई विषयों का समूह वो जन कहलाने लगा। और जब जन के मिलन की प्रक्रिया शुरू हुई, उनके सम्मेलन की, तो फिर बहुत बड़े बड़े क्षेत्र बनने लगे, जिनको महाजनपद कहा गया। तो इस कालखंड के बाद आप देखते हैं महाजनपदों का अस्तित्व आ जाता है। ठीक है, महाजनपद। अब ये महाजनपद में आप देखें 16 उस पीरियड में, महाप्राचीन काल में 16 इनकी संख्या थी, और इन्हीं महाजनपदों में से फिर जो गांव थे वो छोटे छोटे जन फिर महाजनपद बन गए, और इसी महाजनपदों में से एक महाजनपद था जो था मगध, और इसके नेतृत्व में जो है पहली बार भारत की भूमि पर साम्राज्य का उदय हुआ, साम्राज्यवाद का। और मगध जो है उसने जो है अंग से प्रारंभ किया, एक अंग महाजनपद था, उसको अपने राज्य में मिलाया और अपने बाद फिर अपने क्षेत्र को विस्तारित करना प्रारंभ किया, और इस प्रकार से भारत की भूमि पर साम्राज्यवाद का उदय हुआ और एक विशाल भारतीय जन साम्राज्य का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। और जो मगध का उदय हुआ वो अपने चरम पर पहुंचता है, और फिर जब इस मगध साम्राज्य की गद्दी पर मौर्य स्थापित होते हैं, और फिर एक बहुत अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिनको मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर पहला ऐसा वंश था, मौर्य वंश, जिसने एक अखिल भारतीय साम्राज्य का नेतृत्व का गठन किया, उसको नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, अब यहां से आपको एक प्रवृत्ति, फिर टेंडेंसी आपको पकड़ लेनी होगी, और वो टेंडेंसी आपको रेगुलर दिखाई देगी। वो क्या टेंडेंसी है? देखिए, ये बहुत शक्तिशाली साम्राज्य है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक उसका शासक बना। अशोक की मृत्यु के बाद फिर जब ये उसके उत्तराधिकारी आए, तो जब आप देखेंगे कि उत्तराधिकारियों में निर्बलता आएगी, वो उतने कुशल और योग्य नहीं होंगे अपने पूर्वजों के भांति, तो वो फिर साम्राज्य जो है, क्योंकि उस समय केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, सिर्फ राजा की योग्यता और उसकी प्रशासनिक कुशलता के आधार पर ही राज्य उसके नियंत्रण में होते थे। तो जब उनमें अयोग्यता आपको परिलक्षित होगी, तो फिर वो साम्राज्य क्या होंगे? टूटने लगेंगे। तो फिर देखिए, उसके बाद मौर्य साम्राज्य टूटने लगा, तो उसके बाद के कालखंड को हम कहते हैं मौर्योत्तर युग। क्या कहते हैं? मौर्योत्तर युग। अब मौर्योत्तर युग में आपको दो घटनाएं दिखेंगी, जैसे अभी हमने देखा। एक तो क्या होगा, मौर्य साम्राज्य टूटेगा, क्योंकि जब उसके उत्तराधिकारी अयोग्य होंगे, तो फिर जो छोटी छोटी शक्तियां हैं वो उनका उदय होने लगेगा, और केंद्र में जब शक्तियां कमजोर पड़ गई और क्षेत्रीय शक्तियां उदय हो रही हैं, तो आपस में उनके बीच कंपटीशन होगा, और ऐसी स्थिति बेहतर होती है बाहर से किसी बाहर वाले का उस क्षेत्र में घुस जाने का। ये बहुत आसान और सबसे सुलभ जो है टाइम होता है। तो इसमें दो प्रक्रियाएं आपको दिखाई देंगी। एक तो आपको दिखेगा कि इसी पीरियड में फिर बाह्य आक्रमण आपको देखने को मिलेंगे, और फिर हालांकि सिकंदर का आक्रमण आपको मगध के समय भी मिलेगा,
वो एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद फिर मौर्योत्तर युग में बाह्य आक्रमण मिलेंगे और फिर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय आपको देखने को मिलेगा। अब बाह्य आक्रमण आप देखेंगे जिसमें जो है हिंद यवन का आक्रमण, शकों का आक्रमण, जो कुषाणों का आक्रमण, पहलवों का आक्रमण होगा। और फिर बाह्य क्षेत्रीय शक्तियों का जो उदय होगा उसमें आप देखेंगे शुंग वंश का उदय होगा। जो जब मगध साम्राज्य टूटेगा, मौर्य साम्राज्य, तो शुंग, कर्ण, सातवाहन, ये लोग उसकी साम्राज्य पर कब्जा जमा लेंगे। कुषाण भी जो बाहर से आएंगे वो बहुत शक्तिशाली राज्य के रूप में यहाँ भी स्थापित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होगा और ये छोटी छोटी शक्तियां अपना कार्य करती रहेंगी। फिर इसके बाद क्या होगा, जो टेंडेंसी यहाँ पे टूटने की थी केंद्रीय शक्तियों के अभाव में, वहां पे क्या होगा, इन क्षेत्रीय शक्तियों में अगर कोई ऐसी शक्ति जो काफी योग्य वहां उसको नेतृत्व मिल गया, तो फिर वो क्या करेगा, फिर उन क्षेत्रीय शक्तियों का एकीकरण करके उनको एक साम्राज्य के रूप में बदलने का प्रयास करेगा। और वही हुआ फिर इसके बाद। इन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों में से एक शक्ति थी जो कि गुप्त थे। गुप्त लोग जो थे ये इनके नेतृत्व में फिर से एकीकरण शुरू हुआ और उन लोगों ने जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनको पराजित करके फिर जो है एक बहुत विशाल जो है, हालांकि वो मौर्यों के समान विशाल तो नहीं था, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति के हिसाब से एक विशाल साम्राज्य की नींव उन लोगों ने रख दी और फिर से एकीकरण करके एक गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया की गुप्त साम्राज्य में चलते रहेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के नेतृत्व में स्थापना हुई और उसके बाद वो प्रक्रिया चलती रहेगी और फिर आप देखेंगे 6वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते गुप्त जो है, जब उनके वहां जो उत्तराधिकारियों का अभाव होने लगा और उसी समय हुणों के आक्रमण प्रारंभ हो गए भारत पर, और इन दोनों कारणों से गुप्त साम्राज्य टूटने लगा। और फिर टूटने लगा तो फिर छोटी छोटी शक्तियों का उदय हो गया और इसीलिए उसको गुप्तोत्तर युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त यहाँ पे तो लीडर थे, लेकिन यहाँ पे इतनी छोटी छोटी शक्तियां कई हो गई कि उनमें किसी एक को नेतृत्व नहीं किसी ने किया, तो इसलिए उसको गुप्तोत्तर युग कह दिया जाता है। और इस कालखंड में आपको हर्षवर्धन उदय, फिर शशांक जो गौड़ वंश का शासक था, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो गुप्तोत्तर युग यहाँ पे जाके आपका प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाता है। हालांकि इसी टर्म में आपको, इसी क्रम में आपको थोड़ा यहाँ पे दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तब ये तो बाकी अन्य परीक्षाएं वनडे के, उसके हिसाब से इतनी चीजों को आपने कवर कर लिया तो मुझे लगता है कि आप पर्याप्त हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, जब गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य के बाद जो टूटेगा, जैसे हर्षवर्धन इस गुप्तोत्तर समाज में, गुप्तोत्तर युग में हर्षवर्धन एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में उसका उदय होता है। वो उत्तर भारत का इस युग का अंतिम रूप से शक्तिशाली शासक था। उसके बाद छोटी छोटी कई शक्तियां थी जो काम कर रही थी और इसके बाद फिर जो विखंडन की प्रक्रिया शुरू हुई, हम इसमें पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन ने वेतन के रूप में जागीरें देना प्रारंभ किया और उसके इस डिसीजन ने भारत में सामंतवादी युग का प्रादुर्भाव किया और इतनी छोटी छोटी शक्तियां उदय हो गई भारत की भूमि पर कि उसके बाद आप जो है उनको किसी एक शक्ति के पास और उनके बीच आपस में इतना प्रतिस्पर्धा कि किसी एक के पास उतनी क्षमता नहीं थी कि वो अखिल भारतीय स्तर पर या एटलीस्ट कम से कम उत्तर भारत को नेतृत्व प्रदान कर सके। ठीक है, इसके बाद का जो कालखंड है, इसीलिए उसको कहा जाता है पूर्व मध्य युग। पूर्व मध्य युग कहा जाता है, जो कि 800 ईस्वी से लेकर लगभग 1200 ईस्वी तक का कालखंड है और इसी को अंध युग भी कहीं कहीं कह दिया जाता है। क्यों अंध युग कहते हैं? क्योंकि इस कालखंड में मध्य युग के पूर्व का है। औपचारिक रूप से जब मध्य काल शुरू होगा उसके पूर्व का पीरियड है, तो 800 से 1200 ईस्वी, मतलब ये 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी तक ये चीजें चलती रहीं, छोटे छोटे राज्य उदय होते रहे और इस युग में आपको देखेंगे बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया। जैसे आप जाएंगे गुजरात के क्षेत्र में, जो सबसे पश्चिमोत्तर भारत में, तो आप वहाँ पे शाही राजवंश देखेंगे, फिर आप गुर्जर प्रतिहार देखेंगे, सोलंकी शासक देखेंगे, चौहान हैं, फिर आपका गढ़वाल वंश के शासक हैं, परमार हैं, तो इस प्रकार से बहुत चंदेल हैं। ये सब छोटे छोटे कई राज्य जो हैं इस कालखंड में चलते हैं, तो उनके इतिहास के बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी रखनी होगी। वो टोटल फैक्चुअल है कि हर एक राजवंश से 2-4 फैक्ट हैं जिनको आपको रटना होगा, क्योंकि समझ जो है उनके बीच इतना ज़्यादा राजवंश है, इतने ज़्यादा शक्तियां हैं कि उनके आपसी संबंधों को आपको बहुत समझने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप उसको सिर्फ उनके फैक्ट्स को याद करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा। उसके बाद, उस कालखंड के बाद आप जाएंगे, तब फिर शुरू हो जाता है मध्यकाल। और मध्यकाल के समय में आपके दो मुख्य चीजें होती हैं।
इसमें फिर देखिए वो क्या होगा, जब यहाँ पर गुप्तोत्तर युग के बाद जब शक्तियों का विभाजन हुआ और कई संख्या में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और आपस में उनमें प्रतिस्पर्धा, तो बाहरियों के आक्रमण के लिए एक सुयोग्य अवसर, और उसी अवसर में आप देखेंगे अरबों का आक्रमण प्रारंभ हो गया भारत में। 636 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया। फिर 712 में मोहम्मद बिन कासिम को सफलता भी मिली, यद्यपि उसको ये सफलता अस्थायी उसकी नहीं रही। बाद में जो है जो सिंध उसने जीता था वो फिर छूट गया, लेकिन एक परंपरा तो शुरू हो गई। अरबों का आक्रमण हुआ, फिर बाद में तुर्कों का आक्रमण प्रारंभ हुआ। इसी में तुर्कों के आक्रमण में आप देखेंगे सबसे पहले आपका गजनवी का आक्रमण आप देखेंगे। हालांकि गजनवी के आक्रमण को आर्थिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि वह यहाँ पर राज्य स्थापित करने नहीं आया, यहाँ के मंदिरों में जो धन था उस धन संपदा को लूटने के लिए आया। उसके बाद गजनवी के बाद आप देखेंगे गौरी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी का आक्रमण। गोरी का आक्रमण महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका जो विजन था यहाँ पर, उसकी जो दृष्टि थी वो भारत की भूमि पर साम्राज्य की स्थापना, अपने राज्य की स्थापना करना था, अपने करियर को की तलाश में वो यहाँ पे आया था। यद्यपि उसको ये सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इसके एक गुलाम और उसके सिपाही सालार सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सफलता मिली और उसने भारत की भूमि पर प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की और वो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कई वंशों ने शासन किया, जिसमें कुतुबुद्दीन और ऐबक चूंकि गुलाम था तो उसके कालखंड में पहला जो नाम रखा गया वो गुलाम वंश रखा गया। ठीक है, और इसके बाद फिर आप क्रमशः देखते जाएंगे, गुलाम है, खिलजी वंश है, तुगलक है, सैयद है, इन लोगों को आप क्रमशः देखते जाएंगे। ठीक है, और इसी पीरियड में देखेंगे कि ये सत्ता दिल्ली में बदलती रही और जब जब दिल्ली कमजोर हुआ तो यहाँ पर क्षेत्रीय राजवंश भी आपको उदय होते हुए दिखेंगे। जब जब दिल्ली की सत्ता यहाँ पे कमजोर होगी तो क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होगा। जैसे आप देखेंगे इस कालखंड में ही जौनपुर एक शक्ति के रूप में उदय हुआ, विजयनगर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हुआ, बहमनी एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हुआ। इसके अलावा मेवाड़, मारवाड़ जो है ये प्रमुख शक्तियां थी जो इस समय में उदय हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रही और फिर इस भारत भूमि पर अपना भाग्य आजमाने के लिए फिर एक शक्ति जो मुगल थे उन्होंने भारत की ओर रुख किया और फिर दिल्ली वंश की जो है अंतिम जो सत्ता थी लोधी वंश के हाथ में थी, दिल्ली सल्तनत की, उनसे उनका संघर्ष हुआ। उनको पराजित करके मुगलों ने अपने वंश की नींव डाली और अपनी सत्ता स्थापित की, जिसको मुगल वंश के नाम से आप जानते हैं। फिर इस क्रम की शुरुआत होती है बाबर से और इसके बाद हुमायूं, अकबर और फिर आप देखते जाते हैं। इसमें अंतिम जो शासक है सबसे महत्वपूर्ण वो शासक है औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल सत्ता है वो बहुत निरंतर कमजोर होती जाती है और इसी के समय में, हालांकि वो अकबर के समय से शुरू हो गया था, तो जो है यूरोपीय शक्तियों का आगमन शुरू होता है और भारत की भूमि में, भारत की जो है समाज में और भारत की राजनीतिक वातावरण में उनका पदार्पण होता है और यहाँ पर एक नया दृष्टिकोण, नई अवसर और नई शक्ति को भारत की भूमि पे आने का अवसर हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अभी इसके बाद हम देखेंगे। अच्छा, इन कालखंडों के बारे में आपको जब भी पढ़ेंगे तो राजनीति के साथ साथ जो हम लोगों ने देखा प्रशासनिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को भी जानना होगा, उनके भी विशेषताओं को आपको समझना होगा। अब देखिए औरंगजेब के बाद हमने देखा कि दो चीजें एक साथ चल रही हैं। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली शासक माना जा सकता है मुगल वंश का, और उसके बाद मुगल वंश के जो उत्तराधिकारी हैं वो निरंतर कमजोर होते गए और निरंतर वो जब कमजोर हुए तो छोटी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और उसी कालखंड में मराठा एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में दक्कन में उभरे। ठीक है, उनसे उनको चुनौती मिली और बराबर निरंतर उनके हमलों से मुगल साम्राज्य और कमजोर होता गया। और इसी दौरान यूरोप से आने वाली शक्तियां, जैसे आपके पुर्तगाली थे, डच थे, ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच थे, ये लोग भारत में आए और यहाँ पर उन प्रारंभिक तौर पे व्यापार करने आए, लेकिन फिर यहाँ के राजनीतिक वातावरण से उनको एक राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का अवसर उनको प्राप्त हो गया। तो इस पीरियड में आप देखेंगे फिर यहाँ से शुरू हो जाता है। औरंगजेब को पढ़ लिया आपने तो उसके बाद आपको आधुनिक भारत का इतिहास में आप प्रवेश करते हैं, यानी कि आधुनिक भारत के संदर्भ में आप प्रवेश करते हैं। इस कालखंड में क्या होगा, औरंगजेब अंतिम शासक है तो इस कालखंड में आपको मुगलों का पतन दिखेगा, मुगल का पतन हो रहा है और यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हो रहा है। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं
और जब यूरोपीय भारत में आए तो यहाँ पर यूरोपियों में आप देखेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे जब, तो यूरोपियों में फिर अंग्रेजों को सफलता मिलती है भारत में सत्ता की स्थापना करने में। तो भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है, अब अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई, इसमें उनका उन यूरोपीय शक्तियों के साथ भी संघर्ष हुआ और यहाँ के अंग्रेज जो है अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी संघर्ष हुआ। जैसे बंगाल से इन्होंने प्रारंभ किया तो बंगाल और नवाबों के साथ इनके संघर्ष को भी हम समझेंगे, और इनका खुद के साथ खासकर विशेषकर फ्रेंच के साथ इनका कर्नाटक के विभिन्न युद्धों के द्वारा ही इनको अंतिम रूप से निर्णय ले पाए कि हम भारत में इन्हीं की सत्ता स्थापित होगी। तो ये हम देख लिए। ठीक है, अब जब अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हो गई तो अब इसके संदर्भ में आपको इनके विभिन्न प्रसंगों को देखना होगा। जैसे इनका जब स्थापना हुई तो फिर इनके प्रशासन को समझना होगा कि कैसे इन्होंने यहाँ का प्रशासन संभाला, कैसे यहाँ पर इन्होंने आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित किया। हमारे सामाजिक संदर्भ में बात करें तो विशेषकर आपको शिक्षा के संदर्भ में आपको देखना होगा। फिर समाचार पत्रों के से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि समाचार पत्रों को लेकर अंग्रेजी सत्ता की क्या नीति रही। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर अब इस अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई तो इन चीजों को आप देखने के बाद आप देखें तो आधुनिक भारत में आप तीन अगर खंडों में बांट देते हैं उनके अध्ययन को, तीन बड़े शीर्षकों में बांट देंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। एक तो आपका हो गया, अगर गवर्नरों के कालखंड को आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, जब अंग्रेजों ने बंगाल में सत्ता प्राप्त की तो उन्होंने वहां पर अपनी सत्ता प्रशासनिक प्रणाली को स्थापित किया और गवर्नर उसका शासन चलाते थे। जैसे क्लाइव जो है उनका पहला गवर्नर था और माउंटबेटन आखिरी गवर्नर जनरल था, उसका नाम बदलता रहा, वो देखेंगे आगे। तो उन गवर्नरों के अगर कालखंड को आपने पढ़ लिया कि क्रमशः ये गवर्नर रहा, उसके कालखंड में क्या क्या घटनाएं हुई, ये सब वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रशासनिक वाला पोर्शन आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, प्रशासनिक वाला। उसके बाद आर्थिक वाले में आप देखेंगे, अभी हम लोग उसमें एक अलग शीर्षक से पढ़ते ही हैं, आर्थिक प्रभाव उनका क्या रहा, आर्थिक नीतियां क्या थी, कैसे कैसे उन्होंने राजस्व पद्धतियां भारत में आई, अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, ये सब इसमें देखा जाएगा। उसके बाद दूसरा कालखंड आप इसमें ये पढ़ सकते हैं जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक या धार्मिक सुधार आंदोलन जो भारत की भूमि पर हुए उनको भी पढ़ना। वहां से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और उनका जो है आंदोलन, फिर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, उनका रामकृष्ण मिशन, फिर इसी तरह मुस्लिम समाज में जो सुधार आंदोलन हुए, पारसी समाज में जो आंदोलन हुए, इन सब को इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और उसके बाद आप देखें तो इस पीरियड में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, ये पोर्शन आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आधुनिक भारत से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें मान के चलिए आप 70% प्रश्न इस पोर्शन से पूछे जाते हैं, ये टेंडेंसी रही है। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप देखेंगे इसके अंतर्गत आप 1857 के विद्रोह से प्रारंभ करेंगे और फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद से कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहा। उसी के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन भी उसमें भारत में उदय हुआ, उसके भी 2 फेज उत्पन्न हुए, उनके बारे में भी आपको जानना है। और फाइनली अंतिम में जाकर विभिन्न आंदोलनों से गुजरते हुए स्वतंत्रता की प्राप्ति तक इसको पढ़ेंगे। तो अगर आप इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करके इन 3 हेडिंग्स को पढ़ लेते हैं तो आपका आधुनिक भारत लगभग कंप्लीट हो जाता है। और ये आपका ट्रांजिशन का जो फेज था मुगलों से लेकर भारत में, उनको भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट से, तो आप इस पूरे आधुनिक भारत को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा एक कि मोटी मोटा आपकी जो अध्ययन करना है, आपको जो हिस्ट्री पढ़ना है, तो उसकी एक आउटलाइन बन गई है, उसका एक रोड मैप बन गया आपके दिमाग में कि हमको कैसे कैसे आगे बढ़ के कहाँ तक पहुँचना है। और इसके बाद अगर आप जब हम औपचारिक रूप से इसकी विषय वस्तु को, इतिहास को हम शुरू करेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपके इतिहास के अध्ययन के प्रारंभ करने में बहुत सहायक होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको लाइक करिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसा करना ही हमें प्रोत्साहित करेगा कि आपको और भी उपयोगी वीडियो